बात यह है कि आज वतन अजीज़ हमारे मुल्क भारत में जो हालात हैं वो आप जानते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया छोटी हो चुकी है। हर छोटे बड़े वाक़यात के बारे में आप तमाम को फ़ौरन इत्तला मिल जाती है। तो मैं ज़्यादा उन चीज़ों पर नहीं दोहराना चाहता हूँ जो आप तमाम लोग बाखबर हैं। बस 3-4 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि आज वतन अजीज़ भारत में, हमारे मुल्क में यकीनन एक आईन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जिसको हमारे जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस आईन को बनाया। और इस आईन को जब उन्होंने बनाया तो ये ख्वाब उनका था कि इस मुल्क में कभी भी अक्सरियती तबके की जमहूरियत नहीं होगी, यानी मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगी, बल्कि शराकतदारी की जमहूरियत होगी, जिसको अंग्रेजी में आप और हम कहेंगे कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी। मगर जब पहला ही पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उससे लेकर अब तक यानी 2019 के लोकसभा के इंतखाबात में आप देखेंगे कि उस ज़माने से लेकर अब तक अक्सरियती तबके की यानी मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ ही हम बढ़ रहे थे। और एक नई किताब आई है, एक ऑक्सफोर्ड के PhD स्कॉलर ने लिखी है, जिसमें उन्होंने उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जो मजलिस के बुजुर्ग 1960 से कर रहे थे। बल्कि उसमें एक वाक़े में एक इंटरेस्टिंग बात उसमें उन्होंने बताई, जो मैंने अपने मरहूम वालिद से भी सुना था, कि जब आईन बनाया जा रहा था, जिसको क़ानून साज असम्बली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असम्बली, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जब कभी भी मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात करते तो सरदार पटेल मुस्लिम लीग के उन 2 मुसलमानों को इस्तेमाल करते और हमला करवाते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान पर, कि आप लोग मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाना नहीं चाहते। और उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात भी कही गई थी कि अब आपको अपनी शनाख्त को, इन तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। बल्कि गोविंद वल्लभ पंत ने जब उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि या तो तुमको मिल के रहना पड़ेगा या फिर छोड़ के चले जाना पड़ेगा, यानी आपकी तहजीब तमद्दुन को। मगर आइन तो बन गया। आइन में तमाम वो बातें लिखी गई जो इसके बरक्स थी। आइन ने कहा कि मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा, मुल्क सबको एक तरीके से देखेगा। मगर जो सिलसिला शुरू हुआ, आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि आज बरसर इख्तिदार जमात BJP के पास 306 MP ज़रूर हैं, मगर उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। आज उनके पास एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। आज भारत की लोकसभा में 14% मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और सिर्फ मेरे ख्याल से 4.5 या 5% के करीब मुस्लिम MPs जीत कर आते हैं। उन तमाम 22 या 23 मुस्लिम MPs में से सिर्फ 2 ऐसे MPs हैं जो उन लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जहां पर मुसलमान 12 या 15% हैं। एक तो गाजीपुर के अंसारी साहब, जिनको अब सजा दे दी गई, उनकी मेंबरशिप चले गई। एक तमिलनाडु से माबाकी जितने 20 MPs हैं बशमूल मेरे, वो उन पार्लिमानी हलकों से आते हैं जहां पर मुसलमानों की वोटर लिस्ट में तनासुब परसेंटेज 30% के अबाव है, 30% के अबाव है। तो इसमें कोई इन सेकुलर पार्टीज का, जिसको मैं नाम निहाद कहता, इनका कोई बहुत बड़ा रोल रहा है। दूसरी बात यह है कि आज हमारे मुल्क में मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुसलमान तो हकीकत है, मगर
इनविजिबल कर दिया जा रहा है मुसलमानों को पॉलिटिक्स से। आज आप देखेंगे कि जितने भी सेकुलर पार्टीज हैं, बीजेपी तो खैर डिसाइड कर चुकी है कि हम मुसलमान को टिकट नहीं देंगे और देते भी नहीं है। दूसरे जो सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं। तो एक भारत की सियासत में मुसलमानों को इनविजिबल कर दिया जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का तनासुब अगर है तो भारत की जेलों में है, अंडर ट्रायल्स में है, कन्विक्शन में है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जो आखिरी डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आया, जो अगर मेरा हाफिजा सही है तो उसमें यह बताया गया कि 24% अंडर ट्रायल्स हैं और जब कन्विक्टेड लोग हैं वो करीब 8-9% के करीब है। तो इससे एक दो बात मालूम होती कि एक तो पुलिस की ज्यादती और दूसरा है कि गैर जरूरी इनको फंसाया जाता था, ये एक है। चौथी बात यह है कि अभी एक नया डेटा आया है, 2020 और 21 का डेटा है, जिसमें कहा गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, उसमें यह कहा गया कि 1 लाख के करीब 1,80,000 के करीब मुसलमान हायर एजुकेशन को छोड़ चुके हैं, माने हायर एजुकेशन से डिसअपियर हो चुके हैं। अब उसमें अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हायर एजुकेशन मुसलमान छोड़ चुके हैं वो है उत्तर प्रदेश 58,000, जम्मू कश्मीर 47,000, तमिलनाडु 14,000, गुजरात 10,000, बिहार 10,000, झारखंड 9,000, मध्य प्रदेश 2,800 के करीब। यानी जो मुसलमानों का तनासुब हायर एजुकेशन में 5.45 था वो गिरकर 4.64 हो चुका है। अब यहाँ पर जो मजलिस के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं, मैं उनके हक को क्रिटिसाइज करने का जो हक है करिए, मगर मजलिस की मौजूदगी से तेलंगाना में वो स्टेट शामिल है जहां पर 7,000 इजाफा हुआ है हायर एजुकेशन में। तब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्रेडिट मजलिस को आता है, मगर ये कह रहा हूं कि एक सियासी शऊर जो मुसलमानों में हमारे बुजुर्गों ने पैदा किया, एक तमिलनाडु सॉरी एक तेलंगाना है, दूसरा शायद और 2-3 स्टेट्स हैं। केरल तो वो तो रिवायती, वो लोग हमेशा, माने कोई स्टेट अगर मुल्क में है जहां पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है तो वो केरल है। तो ये एक है। और एक डेटा है कि जो गवर्नमेंट का डेटा है, 1950 से इंटर जनरेशनल मोबिलिटी एक चीज है। माने अगर किसी के दादा मिसाल के तौर पर 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता दादा से ज्यादा आमदनी कमाना चाहिए। तो मुल्क में जितने जातें हैं, हमारे हिंदू भाइयों में अपर कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, ये सब में माने अगर कोई अपर कास्ट हिंदू के दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। अगर कोई दलित के दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। शेड्यूल ट्राइब का अगर कोई दादा किसी का 100 रुपये कमा रहा था तो पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। एक ही कम्युनिटी है, 1950 से लेकर अब तक अगर दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो पोता 70 रुपये कमा रहा है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। अच्छा, फिर आप आ जाइए, एक और डेटा है जिसमें इस बात को कहा गया कि जो मुल्क में सबसे गरीब जो है, माने पोरेस्ट ऑफ द पोर, उसमें 1/5 मुसलमान है, उसमें 1/5 मुसलमान है। अब इसको आप सामने रख के आप खुद एक फैसला कर लीजिए कि
क्या हो रहा है। और इस साल का जो बजट है उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार तो बड़े दावे करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर उन्होंने जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का अमाउंट था उसको कम करके सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात के लिए कर दिया। जबकि इसी गवर्नमेंट के पास एक कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है जो 2014 अक्टूबर में दी गई थी। प्रोफेसर कुंडू थे उसमें, और हैदराबाद के मायानाज इकोनॉमिस्ट, मेरे भाई जनाब आमिरुल्लाह खान साहब, शाबान साहब, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने, अगर आप उस रिपोर्ट को नेट पर जाकर देखेंगे तो शायद पेज नंबर 226 या 250 के दरमियान में होगा, कि उसमें उन्होंने चार्ट दिया कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ मुस्लिम ड्रॉप आउट रेट, सबसे पहला लिखा गया कि फाइनेंशियल वेरवितौल नहीं है। उसके बाद लिखा गया कि हाँ, मुसलमानों में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने का। अगर जो बिगेस्ट फाइंडिंग उसमें यह है कि मुसलमान के पास पैसे नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो मोदी सरकार ने पैसे कम कर दिए और ड्रॉप आउट रेट एलिमेंट्री लेवल पर होता है। आज आप हैदराबाद में भी जाकर देखिए, अब एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है, प्राइवेट स्कूल्स में पूरे बच्चे रहते, जैसा सितंबर अक्टूबर आता आप किसी प्राइवेट स्कूल से पूछ लीजिए, एडमिशन उनके पास गिरते, और गवर्नमेंट के स्कूल में फिर एडमिशन बढ़ते अक्टूबर नवंबर से। यानी लोग, मुसलमान में ख्वाहिश है पढ़ाने की, ये बार बार ये बोलते हैं इनको शौक नहीं है, सब झूठ है, ये इसका डेटा है, मगर पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए, तो ये तकालीफ हो रही हैं। गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप कम कर दिए। अब हायर एजुकेशन में आपने देखा कि 1,80,000 मुसलमान गैब हैं। तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी फेलोशिप मिलती थी मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से, उसको बंद कर दिया। यानी अब आप कोई पीएचडी या फिर दूसरी चीजें नहीं कर सकेंगे। ये एक चीज है।